नाम में क्या ही रखा है। पुरानी कहानी और फेरी टेल से कभी कभी हमें नाम की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। नाम में बहुत ताकत होती है। आप इस बात को माने या ना माने, यह आपकी बेवकूफियत होगी अगर आप नाम की पावर को इग्नोर करें, खास तौर पर SCP-4000 के केस में। क्यों? इस एक्स्ट्रा डायमेंशनल जंगल में कई बार अपना ही नाम लीजिए और आपको पता चलेगा कि जंगल से बाहर निकलने वाला इंसान आप होंगे ही नहीं। साल में कम से कम एक बार फाउंडेशन इस केटा क्लास डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए SCP-4000 में एक एक्सपीडिशन करता है। लेकिन अगर आप उन जंगलों में आज ही जाएंगे तो ये जरूरी है कि आप नियमों का पालन करें। याद रखिए कि फाउंडेशन ने आपकी सेफ्टी के लिए इन सख्त गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया है और अगर आप इनका पालन करते हैं तो यह आपके लिए ही अच्छा होगा। सबसे पहले SCP-4000 के अंदर जब भी आप किसी चीज को रेफर करें, चाहे वो कोई इंसान हो, जगह हो या फिर कोई चीज, आपको किसी भी हालत में नाम या टाइटल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। SCP-4000 को एक्सप्लोर करते समय कम्युनिकेशन जरूरी है और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टर्स का इस्तेमाल करने से आपकी जर्नी पर आने वाला कोई बुरा असर रुक जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप SCP-4000 की लोकेशन के लिए कह सकते हैं, ऐसा जंगल जहां कुछ भी कहने से पहले सतर्क होने की जरूरत है। यह ऐसी जगह का एक सही डिस्क्रिप्शन होगा। जी हाँ, एक वजह है कि SCP-4000 के एनुअल मिशन में हिस्सा लेने वाले पर्सनल को फाउंडेशन की तरफ से किसी भी ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्टर का कोई फ्लैश कार्ड नहीं दिया जाता है। वहां पर पाई गई किसी भी चीज को एक नाम लेकर नहीं पुकारा जा सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप SCP-4000 में जाने से पहले और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं। आपको अपने आसपास के लोगों और जीवों को रेफर करने के लिए नए नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी, पर परेशान मत होइए। फाउंडेशन आपको रिटेन और वर्बल दोनों तरह के कम्युनिकेशन में ट्रेन कर देगा। इसी तरह से दूसरा रूल ये है कि SCP-4000 के अंदर कोई भी पर्सनल मेंबर खुद का नाम लिए जाने पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लाजमी सी बात है, उस जंगल में केवल आप और आपके टीम के मेंबर तो होंगे नहीं। SCP-4000 में पाए जाने वाले जीव हर समय म्यूटेट होते रहते हैं। देखने में लगता है कि कुछ पर विश्वास किया जा सकता है, जबकि उनमें से कई हॉस्टाइल भी होते हैं। ये पर्सनल मेंबर्स की खुद की सेफ्टी के लिए है कि बातचीत करते समय वो लगातार किसी टाइटल के नाम का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने पर SCP-4000 से लौटने वाले पर्सनल को अजीब तरह के हेलुसिनेशन हुए थे और कुछ केसेस में SCP-4000 में पाए जाने वाले जीव हमारी दुनिया में भी देखे गए हैं। तीसरी बात, SCP-4000 के अंदर रहने वाले किसी भी लाइफ फॉर्म से इंटरेक्ट करते समय पर्सनल को यह सलाह दी जाती है कि वो किसी भी तरह के गिफ्ट को स्वीकार ना करें। उन्हें ये चेतावनी दी जाती है कि जंगल के अंदर वो दी गई किसी भी चीज को किसी भी हालत में ना खाएं। आखिरकार वहां रहने वाले एंटिटीज से इंटरेक्ट करते समय उन्हें कोई भी नाम, निकनेम, कोड नेम या कोई भी पर्सनल डेजिग्नेशन नहीं बतानी है। SCP-4000 में रहने वाले किसी भी एंटिटी द्वारा अगर आपको कोई डेजिग्नेशन दी जा रही है तो आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हालांकि नेटिव क्रिएचर्स की मौजूदगी में पर्सनल को विनम्र रहने की जरूरत है और इनसे इज्जत और फॉर्मेलिटी के साथ पेश आना है। SCP-4000 को केवल प्रोसीजर 4000 हेलोवे परफॉर्म करके ही एक्सेस किया जा सकता है। ये एक रिचुअल है जिसमें एक इंडोर फायरप्लेस में लगातार एक फ्लेम चलती है जो कि किसी ऑर्गेनिक फ्यूल से जलाई जाती है। पर्सनल को एक मेल लायन, एक मेल रेड फॉक्स और एक बर्लिन वेल की हड्डियों का चूरा बनाकर आग में डालना है। इसके बाद पर्सनल को रेवन या कौवे जैसी किसी चिड़िया के 3 पंख डालने होते हैं। जब आग से आवाज निकलने लगे तो उन्हें एकदम सही काउंट ऑफ फ्रेजेस के साथ रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर ये सारी कंडीशन मीट हो जाती है और सही रिस्पॉन्स दिए जाते हैं तो फाउंडेशन पर्सनल को SCP-4000 का एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। अगर इस प्रोसीजर 4000 हेलोवे को करने में कोई भी गलती की जाएगी तो किसी भी कंडीशन में इस रिचुअल को दोहराना नहीं होता है। इसके बाद स्टाफ को किसी भी गलती के लिए माफी मांगनी होती है और भविष्य में कभी भी इस प्रोसीजर को दोहराना नहीं होता है। अगर ये प्रोसीजर 4000 हेलोवे ठीक तरह से पूरा हो जाता है तो फाउंडेशन पर्सनल को SCP-4000 का एक्सेस पॉइंट मिल जाएगा जो कि जंगल के बीच में पुराने कुएं से शुरू होता है। SCP-4000 में भेजी गई एक्सप्लोरेशन टीम को यह सलाह दी जाती है कि इस डायमेंशन में फिजिकल स्पेस की कोई भी लॉस काम नहीं करती। जंगल के अंदर केवल एक ही कंफर्म्ड सेफ रास्ता है। ये एक मिट्टी का रास्ता है जो कि एंट्री पॉइंट से शुरू होता है और वहीं आकर खत्म होता है। SCP-4000 का मैप बनाने के पिछले अटेम्प्ट्स में ये बात कंफर्म हुई कि इस डायमेंशन से सुरक्षित बाहर आने के लिए एक ही दिशा में इस रास्ते की पूरी लंबाई को फॉलो करना होता है। आखिरकार यह आकर उसी कुएं पर खत्म हो जाता है। चेतावनी दी जाती है कि अगर आपने उल्टी दिशा में ट्रेवल करने की कोशिश की तो आप बाकी एक्सपीडिशन टीम से अलग हो जाएंगे और आपका संपर्क टूट जाएगा।
जैसे कि पहले बताया गया, SCP-4000 कई सारी एंटिटीज का घर है और ये नोट किया गया है कि इनका फॉर्म लगातार बदलता रहता है। जब इन जीवों को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा होता है तो इनमें फिजियोलॉजिकल म्यूटेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में फर्क पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब इन बदलावों के एग्जैक्ट नेचर के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो SCP-4000 में रहने वाले जीव बताते हैं कि ये उनके कंट्रोल में नहीं होता है। साथ ही वो इन चेंजेस के होने पर अपना डिससेटिस्फैक्शन भी जाहिर करते हैं। फाउंडेशन द्वारा कई गाइडलाइन बनाई गई हैं, जिनका पालन जंगल में पाए जाने वाले जीवों से इंटरेक्ट करते समय करना जरूरी है। लगातार नाम और टाइटल ना इस्तेमाल करने वाले नियम का पालन करना भी बेहद ही जरूरी है। वहाँ के नेटिव क्रिएचर्स सेमी ह्यूमनॉइड लगते हैं और बताया जाता है कि वो काफी टेम्परामेंटल होते हैं। अगर कोई भी स्टाफ मेंबर इनमें से किसी को भी ऑफेंड कर देता है तो वो वर्बल असॉल्ट से लेकर किसी भी तरह के एक्सट्रीम फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी फाउंडेशन पर्सनल SCP-4000 से संबंधित किसी भी नियमों पर सवाल उठाता है तो उन्हें डॉक्टर यूजीन जेपर्स की डिस्कवरी और फेट के बारे में बताया जाता है। 2005 में SCP-4000 में एक्सपीडिशन के दौरान उन्हें एक ऐसा ह्यूमनॉइड जीव मिला था जो एक खरगोश जैसा दिखता था। उनके बीच आपस में एक पोलाइट कॉन्वर्सेशन होने लगी। उस खरगोश जैसे दिखने वाले जीव ने डॉक्टर जेपर्स के नाम से संबंधित एक सवाल पूछा, आपका नाम क्या है? नियमों का पालन करते हुए डॉक्टर जेपर्स ने किसी भी तरह से अपना नाम या टाइटल उस जीव को नहीं बताया। इस पूरे इंटरेक्शन के दौरान जेपर्स ने उस जीव से पोलाइटली बात की। खरगोश ने उन्हें कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स दिया, क्या तुम सिंपल हो? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नाम में रास्पबेरी या स्नैपड्रैगन की महक है। इसे बता पाना काफी मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। जवाब में डॉक्टर जेपर्स ने अपने खुद के नाम का डिस्क्रिप्शन देते हुए कहा। 3 साल बाद डॉक्टर जेपर्स फिर से SCP-4000 के जंगल में वापस गए तो उनकी मुलाकात दोबारा उसी जीव से हुई और उनके बीच फिर से बातचीत होने लगी। अपनी पिछली मुलाकात के बारे में थोड़ी देर बात करने के बाद डॉक्टर जेपर्स ने बातचीत का रुख एक ऐसी चीज की तरफ मोड़ दिया जिसका जिक्र खरगोश पहले ही कर चुका था। उन्होंने पूछा कि उसको अपना खुद का नाम डिस्क्राइब करने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी। जब उसे इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए कहा गया तो खरगोश ने जवाब में कहा, मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा नाम और मैं बहुत दूर हैं। मेरा नाम काफी अच्छा था, मुझे उस पर गर्व था। मुझे लगता है कि अब यह पूरी तरह से डिके हो चुका है। अपने नाम के साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में जिक्र करने के बाद इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो खरगोश डॉक्टर जेपर्स और उस जीव के बीच आखिरी मुलाकात 2013 में हुई, जब डॉक्टर को उसका इंटरव्यू लेने के लिए SCP-4000 में फिर से भेजा गया था। तीसरी मुलाकात के दौरान उस खरगोश ने इंसानों और SCP-4000 के जीवों के बीच हुए एक युद्ध के बारे में बताया। ये पता चला कि ये जीव, जिन्हें फे कहा जाता था, वो उस जंगल से नहीं ओरिजिनेट हुए थे जहां वो अब रहते हैं, और उस खरगोश के क्लेम के अनुसार उनका जन्म हमारी ही दुनिया में हुआ था। उस खरगोश ने एक्सप्लेन किया, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमें धोखा दिया गया था। उस फैक्ट्री के खिलाफ युद्ध में हम लोग साथ थे। हमने उनकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे साथ क्या क्या किया। उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। उन्होंने हम में से कितनों की जान ले ली। हमें से कई लोग भागकर यहाँ आ गए, फिर भी मुझे उनसे कोई नफरत नहीं है। कई लोगों का मानना है कि ये जो भी घटना हुई थी इसमें फाउंडेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। इसी कारण से ये जीव अपनी जान बचाने के लिए SCP-4000 में आ गए थे। एक और असम्पशन भी है कि इन जीवों पर कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ था जिसकी वजह से इनकी स्टेट लगातार बदलती रहती है। इसी वजह से इनका कोई भी नाम या आइडेंटिटी नहीं है। वजह कुछ भी रही हो, इस बातचीत के दौरान डॉक्टर जेपर्स ने अपने दूसरे एनकाउंटर को रेफर करते हुए खरगोश के सामने खुद को फेलो स्कॉलर कहा। वो उस जानकारी से बाहर निकलना चाहते थे, पर ऐसा करने में डॉक्टर्स ने उस जीव द्वारा किए गए टाइटल को एक्सेप्ट कर लिया था। फेलो स्कॉलर नाम पर रिस्पॉन्ड करने की वजह से डॉक्टर ने SCP-4000 के जीवों के साथ इंटरनेट करने वाले नियम को तोड़ दिया था। ये एक आसान गलती थी जो उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। डॉक्टर उसी सेफ रास्ते से SCP-4000 से बाहर निकले और कुएं तक पहुंचे। SCP-4000 से एग्जिट करने के कुछ ही देर बाद वो गायब हो गए और आज तक उनके गायब होने के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। फाउंडेशन ने उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो आज तक गायब ही हैं। SCP-4000 के अंदर रहने वाले जीवों का एकमात्र गोल है और वो है नामों को चुराना, पर ये इस डायमेंशन के बाहर भी एक्सटेंड करता है। एक गलती के कारण डॉक्टर जेपर्स उस खरगोश के बहकावे में आ गए और उन्होंने उस डॉक्टर का दिया हुआ नाम फेलो स्कॉलर एक्सेप्ट कर लिया। डॉक्टर जेपर्स के नाम देने के बाद वो खरगोश न सिर्फ उनका नाम बल्कि उनकी आइडेंटिटी चुरा पाने में कामयाब हुआ। इस बात का पता नहीं चल पाया कि ये जीव ऐसा कैसे कर पाता है, पर इस तरह के रिस्क की वजह से
फाउंडेशन ने रिसर्च टीम के ऊपर बहुत ही सख्त नियम लगा रखे हैं। कोई भी गलती मत करिएगा, नाम में बहुत ताकत होती है और ये SCP-4000 जैसी जगहों में पता चलता है। ये एक पॉकेट डायमेंशन है जिसमें रहने वाले सर्वाइवर लगातार बदलते रहते हैं और केवल आइडेंटिटीज की तरह एग्जिट करते हैं। ध्यान रखिए, आप कुएं के किसी भी तरफ हो, आपका नाम बहुत पावरफुल होता है। आपका नाम आपको खुद से जोड़ता है, लेकिन अगर आपका नाम किसी और का हो जाता है तो जो भी आपका है वो उनका भी हो जाता है। फाउंडेशन की और जर्नीज के बारे में जानने के लिए SCP-106 द ओल्ड मैन और SCP-049 द प्लेग डॉक्टर एस्केप्स भी चेक करिए।